अमेजिंग होम्स लेकर आए हैं एक नया वीडियो फ्लाई ऐश ब्रिक्स के ऊपर जो लोड बेरिंग ब्रिक वॉल्स के लिए दूसरा वॉल्यूम है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स मार्केट में दो टाइप्स की अवेलेबल हैं। एक में फ्लाई ऐश को स्टोन डस्ट प्लस लाइम प्लस जिप्सम के साथ मिक्स करके फ्लाई ऐश की ब्रिक बनाई जाती है। दूसरी टाइप में फ्लाई ऐश को स्टोन डस्ट प्लस सीमेंट के साथ मिक्स करके फ्लाई ऐश ब्रिक बनाई जाती है। इस टेबल में कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स दिखलाई गई है कि उसके कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं। पहले तीन कॉलम्स में फ्लाई ऐश विद लाइम एंड जिप्सम और दूसरा फ्लाई ऐश विद सीमेंट, इन दोनों ब्रिक्स को कंपेयर किया गया है, जबकि लास्ट वाले दो कॉलम्स के अंदर नॉर्मल बर्न्ट क्ले ब्रिक्स जो है उसकी कंपोजिशन को दिखलाया गया है। अगर हम बात करें फ्लाई ऐश विद लाइम एंड जिप्सम, इसमें जो फ्लाई ऐश का कंटेंट है वो 60 से 65% है, और अगर हम इसको सीमेंट के साथ बनाते हैं तो ये थोड़ा सा फ्लाई ऐश का कंटेंट कम हो जाता है, ये 50 से 60% है। जिसको हम स्टोन डस्ट कहते हैं, स्टोन डस्ट दोनों में यूज होती है। जिसमें लाइम एंड जिप्सम यूज होता है उसमें स्टोन डस्ट की जो कंपोजिशन है वो 20 से 25% है, थोड़ी सी कम है। जबकि सीमेंट के साथ जब फ्लाई ऐश ब्रिक बनाई जाती है तो उसमें स्टोन डस्ट जो है वो 32 से 40% रखी जाती है। हाइड्रेटेड लाइम जो है वो सिर्फ लाइम एंड जिप्सम वाली फ्लाई ऐश ब्रिक में यूज होता है। जो सीमेंट वाली है उसमें इसकी जो कंपोजिशन है वो नील दिखलाई गई है। जिप्सम भी सिर्फ 5% यूज होता है, और दूसरी में सीमेंट वाली में इसकी जो कंपोजिशन है वो नील दिखलाई गई है। जो सीमेंट कंटेंट है फ्लाई ऐश वाली ब्रिक में ये 8 से 10% जनरली वेरी करता है, लेकिन जब आप आगे वाली स्लाइड में देखेंगे इसका डेजिग्नेशन क्लास उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए सीमेंट की जो कंपोजिशन है वो अकॉर्डिंगली वेरी हो जाती है। अगर हम दूसरे वाले में आए, अब जो नॉर्मल हमारी बर्न्ट क्ले ब्रिक है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसमें सिलिका सैंड यूज होती है 50 से 60%, और उसके बाद एल्यूमिना जिसे क्ले कहा जाता है वो 20 से 30% यूज होती है। लाइम इसमें भी डलता है बट इसकी क्वांटिटी इसमें बहुत कम रहती है, 2 से 5% तक। और आयरन और मैग्नीशिया है ये भी बहुत समाल कम मात्रा में यूज किया जाता है। ये बेसिकली बेसिक कंपोजिशन है जिससे आप समझ सकते हैं कि बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स में फ्लाई ऐश ब्रिक्स में उसकी दोनों टाइप्स में आगे फर्दर और नॉर्मल बर्न्ट क्ले ब्रिक्स में क्या क्या चेंजेस हैं। ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो सीमेंट के साथ बनाई गई हैं उनको एक नॉर्मल फ्रेम के अंदर जो एक वॉल में लगाया गया है वो दिखलाई गई हैं। इसमें सबसे पहले आप नोट करिए ये सारा सरफेस इनका जो है वो नॉर्मल बर्न्ट क्ले ब्रिक के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर स्मूथ है। इसमें आपको इंग्लिश बॉन्ड में लगी हुई ब्रिक्स दिखलाई दे रही हैं। दूसरा पॉइंट जो इसमें है कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल की कंड्यूट डालनी है या बाथरूम के प्लम्बिंग की कंड्यूट डालनी है तो उसके लिए ये आप नोट कर सकते हैं कि ये कटर के साथ इसमें एक प्रॉपर जिरी बनाई गई है जिसमें आपकी कंड्यूट्स आ सकती हैं। ये उसी बिल्डिंग का आउटर वॉल जो है वो दिखलाई गई है जिसमें आपकी फ्लाई ऐश विद सीमेंट जो ब्रिक्स हैं वो आपको दिखलाई दे रही हैं। इस पिक्चर में आपको फ्लाई ऐश ब्रिक्स की स्टैकिंग और इनको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो दिखलाया गया है। अगर आप देखेंगे ये स्पेशल इनको जो आपके नाइलॉन के रिबन टाइप के स्ट्रिप्स आती हैं उससे बांधा गया है ताकि इसको उठाते वक्त स्टैक करते वक्त इनके जो एजेस हैं वो डैमेज ना हो। तो ये और इनको एक बड़े पैकेट्स टाइप उसमें उठाया जाता है एक ही बार में। अगर आप ये देखें तो ये सारे का सारा सेल्फ लोडिंग एंड अनलोडिंग मैकेनिज्म उस ट्रक के ऊपर रहता है जो इसको उठाकर एक ही जगह पर ऐसे स्टैकिंग करके रख देता है। मार्केट में जो क्लेम किया जा रहा है कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स के एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहले फ्लाई ऐश ब्रिक इन कंपैरिजन विद बर्न्ट क्ले ब्रिक
वेट में थोड़ी सी हल्की है, जिसमें थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन ईजी है। दूसरी ट्रांसपोर्टेशन आपने देखा होगा कि इनको बंडल्स में बांध के एक साथ उठाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी जो शेप है, क्योंकि ये मशीन मोल्डेड हो जाती हैं, वो नॉर्मल जो हैंडमेड आपकी बर्न्ड क्ले ब्रिक्स हैं उनसे बेटर है। तो उस वजह से इसमें आपकी मोर्टार की क्वांटिटी कम हो जाती है। जैसे हमने फर्स्ट वॉल्यूम में दिखलाया था कि जो बर्न्ड क्ले ब्रिक्स की भी काफ़ी टाइप्स अब विद इम्प्रूवमेंट आने लग गई हैं, जो जिसमें मशीन मोल्डेड बर्न्ड क्ले ब्रिक्स आती हैं उनकी शेप भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट ये नॉर्मल हैंड मोल्ड से फ्लाई ऐश ब्रिक्स सर्टनली बेटर है। तीसरा पॉइंट है इनका कि ये मशीन मेड हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल इनका नॉर्मल बर्न्ड क्ले ब्रिक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स के जो मेन एडवांटेजेस हैं वो एक ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। इसमें फ्लाई ऐश जो वेस्ट प्रोडक्ट है थर्मल पावर प्लांट्स का, उसको इसमें यूज़ किया जाता है। दूसरा, इसमें एग्रीकल्चर लैंड जो नॉर्मल बर्न्ड क्ले ब्रिक्स में यूज़ होती है, उसकी मिट्टी यूज़ की जाती है, वो इसमें नहीं यूज़ होती, तो आपकी एग्रीकल्चर लैंड जो है उसकी जो यूजेस है वो एग्रीकल्चर के लिए बढ़ जाता है, आपको ब्रिक्स के लिए यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके डिसएडवांटेजेस में सबसे जो मेन पॉइंट है वो है कि मैकेनिकल बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो है वो इसकी कंपैरेटिवली वीक है। तो इसमें सीमेंटिंग मटेरियल में जैसे आप मार्बल और स्टोन डस्ट ऐड करेंगे तो उससे इम्प्रूव किया जाता है। दूसरा, इसका जो अभी क्लेम किया जा रहा है कि एयर एक्सचेंज जो है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल क्ले ब्रिक्स ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस स्लाइड में क्ले ब्रिक्स का और फ्लाई ऐश ब्रिक्स का कंपैरिजन दिखलाया गया है। क्ले ब्रिक्स जो हैं इनकी कलर वेरिएशन रहती है डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ सॉइल एंड क्वालिटी कंट्रोल। फ्लाई ऐश ब्रिक्स में जो है वो कंट्रोल्ड कंडीशंस रहती हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, तो इसका जो कलर है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म रहता है। दूसरा पॉइंट जो है, क्ले ब्रिक्स जो हैं जो हैंड मोल्डेड हैं, स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर रहा हूँ हैंड मोल्डिंग है, उनकी शेप जो है अनइवन रहती है, उतनी ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी शेप में नहीं रहती। फ्लाई ऐश ब्रिक्स क्योंकि टोटली मशीन कंट्रोल्ड हैं तो इनकी शेप जो है वो यूनिफॉर्म रहती है। अगर सरफेस फिनिश की बात करें, हैंड मोल्डेड बर्न्ड क्ले ब्रिक्स में सरफेस फिनिश उतनी फाइन नहीं आती, तो इसमें प्लास्टर थिकनेस बढ़ जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करूँगा जो बर्न्ड क्ले ब्रिक्स मशीन मोल्डेड हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं है। और फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो हैं इनका भी सरफेस स्मूथ है, हमने पहले वाली स्लाइड में भी इसको एक्सप्लेन किया था। तो इसमें प्लास्टरिंग थिकनेस जो है वो ऑलमोस्ट इससे नॉर्मल वाली से 60 to 70% तक की रिक्वायरमेंट इसमें रह जाती है। अब उसके बाद आ गया मोर्टर जॉइंट की थिकनेस, जबकि जो अनइवननेस ज़्यादा है जिस ब्रिक में उसमें ज़्यादा होगी, तो क्ले ब्रिक्स जो हैं उसमें मोर्टर जॉइंट थिकनेस जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें फ्लाई ऐश ब्रिक्स में मोर्टर जॉइंट थिकनेस जो है क्योंकि ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी इन शेप एंड साइज है वो आपकी कम होती है। क्ले ब्रिक्स ज़्यादा पोरस हैं और फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो हैं वो लेस पोरस हैं। क्ले ब्रिक्स हैवियर हैं, इनकी ड्राई डेंसिटी जो है वो 1600 से 1950 kg पर क्यूबिक्स है। और फ्लाई ऐश ब्रिक जो है ये हल्की सी उसके कंपैरेटिवली में लाइटर हैं। दूसरा है कि क्ले ब्रिक जो है इनको क्लेम किया जाता है कि ये लेस टर्माइट रेजिस्टेंट हैं, और जो फ्लाई ऐश ब्रिक है ड्यू टू कंपोजिशन ऑफ ब्रिक इट इज़ मोर टर्माइट रेजिस्टेंट। अब जो तीसरा मेन अहम पॉइंट है जिसके रिगार्डिंग हर कोई उत्सुक रहता है वो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर आप अच्छी बर्न्ड क्ले ब्रिक लेते हैं जो हैंड मोल्डेड है, उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो जनरली आपको 12.5 से 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलेगी। अगर आप बर्न्ड क्ले ब्रिक में मशीन मोल्डेड या डाई मोल्डेड जो पहले हमने वॉल्यूम 1 में एक्सप्लेन किया है उस टाइप की लेते हैं, तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप बहुत हाई लेवल की भी अचीव कर सकते हैं। इन कंपैरिजन विद फ्लाई ऐश ब्रिक इनकी डेजिग्नेशन क्लास दी गई है, तो इसमें भी आपको 12.5 से 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर की नॉर्मली घर बनाने के लिए ब्रिक्स अवेलेबल हैं। और अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो इसमें कंपोजिशन वेरी करके वो स्ट्रेंथ बढ़ भी सकती है, बट नॉर्मल घर बनाने के लिए दोनों की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको उसी रेंज में मिल सकती है जो आपकी रिक्वायरमेंट है।
ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है। जब भी आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स खरीदने जाएंगे सबसे पहले आप पूछेंगे कि ये लाइम और जिप्सम बेस है जहाँ ये सीमेंट बेस है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि आपको स्ट्रेंथ क्या चाहिए। जो ये क्लास डेजिग्नेशन दिखलाई गई है लेफ्ट कॉलम के अंदर, अगर आप इसको नोट करेंगे, ये आपकी जो क्लास डेजिग्नेशन है, इसमें ये उसकी स्ट्रेंथ दी गई है जो 3.5 से शुरू होकर आपकी, आप देखें, क्लास डेजिग्नेशन 30 तक वेरी करती है। इसका मीनिंग क्या है 3.5 का, कि आपकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। और जैसे जैसे आपकी क्लास डेजिग्नेशन बढ़ती जाती है, इधर आपकी क्लास डेजिग्नेशन बढ़ रही है, इधर आपकी वैसे कॉरस्पॉन्डिंगली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो जनरली अगर आप हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं तो आपको क्लास डेजिग्नेशन 50, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, वो नॉर्मल ब्रिक वर्क के लिए सफिशिएंट है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में आगे आती है वाटर अब्जॉर्प्शन। अगर इसको जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 3495 उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वाटर अब्जॉर्प्शन जो है वो फ्लाई ऐश की जो क्लास डेजिग्नेशन 12.5 है उसमें अपर लिमिट जो है वो मैक्सिमम 20% है। और अगर आपकी क्लास डेजिग्नेशन 12.5 से ऊपर चली जाती है, जैसे 15 होगी, 20 होगी, 25 होगी, तो उसमें वाटर अब्जॉर्प्शन की जो लिमिट है बाय मास वो 15% है। दूसरा इसमें एक अहम पॉइंट आ जाता है एफ्लोरेसेंस टेस्ट। जो एफ्लोरेसेंस टेस्ट है उसमें जब ब्रिक्स को एज पर IS 3495 टेस्ट किया जाता है तो इसकी रेटिंग जो है ये मॉडरेट से ऊपर नहीं चाहिए फॉर क्लास डेजिग्नेशन 12.5 तक, एंड स्लाइट से ऊपर नहीं चाहिए फॉर हायर क्लासेस। जो ड्राइंग श्रिंकेज है फ्लाई ऐश ब्रिक्स की, वो अगर इसको IS 4139 के हिसाब से चेक किया जाए तो इसकी 0.15% से ज़्यादा नहीं होनी। ये जस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए है कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स को कैसे बनाया जाता है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो है इनको या तो हाइड्रोलिक या वाइब्रेटरी प्रेस से बनाया जाता है। जैसे आपको पहले बताया गया है कि या तो ये सीमेंट बेस हो सकती हैं या लाइम और जिप्सम बेस हो सकती हैं। रॉ मटेरियल की जो एक जनरलाइज प्रोपोर्शन है वो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की जा चुकी है। इसको सेमी ड्राई मिक्स को जो है एक हाइड्रोलिक या वाइब्रो प्रेस के अंदर मिक्स करके पैन मिक्सर में डाल दिया जाता है। मोल्डेड ब्रिक्स जो हैं ये पहले 1 या 2 दिन के लिए इनको शेड के अंदर सुखाया जाता है डिपेंडिंग अपॉन वेदर कंडीशन। उसके बाद इनकी वाटर क्योरिंग की जाती है 2 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक। जो ब्रिक्स प्रोड्यूस होती हैं वो एक अच्छी कंपैक्ट एंड यूनिफॉर्म शेप में प्रोड्यूस होती हैं। ये मशीन दिखलाई गई है जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ये आपको दिख रहा होगा ऊपर से ये सेपरेट 3 इसको कंप्रेस करने के लिए जो प्लंजर्स हैं वो लोअर होते हैं। ये डिपेंडिंग अपॉन मशीन कैपेसिटी रहती है कि एक टाइम में 4 प्रोड्यूस होनी है, 8 प्रोड्यूस होनी है, 12 होनी है, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ ब्रिक्स प्रोड्यूस की जाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए।